अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की ही तरह कार्यक्रम में हम फिर से लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बकरियों में होने वाली बीमारियों के कारण, लक्षण और उसका निदान। देर से बोई गई चने की फसल में क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। विभिन्न फूलों की खेती कर रहे गांव बीट सूजरा की सफलता की कहानी। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण बकरियों में कई प्रकार के रोग होने की संभावना बढ़ जाती है और ऐसी स्थिति में अगर आप बकरियों में सही समय पर रोगों को पहचान कर उसका इलाज कर लें, आपको जो नुकसान होना है उससे आप बच सकते हैं। तो बकरियों में कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका क्या निदान है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर H.A. तिवारी। किसान भाइयों, अगर आप वैज्ञानिक तरीके से बकरी पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बकरियों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए, उनको बीमारियों से बचाया जाए। बीमारियां होने न पाएं, उनके रोकथाम की आवश्यकता होती है। इसके लिए बकरियों को विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं। उनमें सबसे पहला जो टीका है वो PPR बीमारी है, जिसमें कि जिस बकरी को ये बीमारी होती है उसको दस्त होते हैं, मुँह में छाले पड़ जाते हैं, 106 डिग्री बुखार होता है और नाक से पानी आता है। किसान भाइयों, ये इतनी गंभीर बीमारी है। इस रोग से प्रभावित बकरियों को मरने से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है और लगभग 70 से 90% तक बकरियां मर जाती हैं। इसीलिए इस रोग से बकरियों को बचाने के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। कभी भी आप फार्म खोलने जा रहे हैं, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फार्म शुरू करने से पहले या बकरियां खरीदने से पहले PPR टीके की व्यवस्था आप बाजार से कर लें। ये टीका बाजार में उपलब्ध है। 1 ml त्वचा के नीचे, चमड़े के नीचे लगाया जाता है और एक बार अगर आप लगा देते हैं तो 3 साल तक इस बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। तो कभी भी फार्म अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो इस बात का ध्यान रखें कि बकरियों को खरीदने के बाद 1 सप्ताह उनको रेस्ट दें, आराम करेंगी और उसके बाद उनको जो है ये टीका आप लगा दें। 2 टीकों के बीच में लगभग 10 से 15 दिन का अंतर जो है रखा जाना चाहिए। बकरियों में दूसरी बीमारी आती है एंट्रोटॉक्सीमिया, जिसे आंतों का जहर भी कहा जाता है। ये बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है और इस बीमारी में अधिकतर मेमने प्रभावित होते हैं। और इनका मुख्य कारण इस बीमारी का होता है, इनके शरीर में बैक्टीरिया मौजूद होता है, उसी का अटैक होता है इसमें बकरियां जो होती हैं या जो बच्चे होते हैं, अगर वो ज्यादा मात्रा में दाना चारा खा लेते हैं, जिसको हम ओवर फीडिंग कहते हैं, अथवा आपने खिलाए जाने वाले चारे में अचानक कोई परिवर्तन कर दिया है, तो उसके कारण भी बकरी ज़्यादा मात्रा में चारा खा जाती है, तो उससे बीमारी होती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है कि बकरी के पेट में दर्द होने लगता है, चिल्लाती है, वो पेट काफ़ी फूल जाता है, उसमें गैस बनती है और वो कभी कभी ऐसा होता है कि दस्त भी आते हैं और ज़मीन पर गिर पड़ती है, पैर चलाती रहती है। तो इससे बचने के लिए जो है हम जो भी लक्षण के उपचार होते हैं वो हम इनको करते हैं। पेट दर्द की दवा देते हैं, आफरा की दवा देते हैं और जो पेट में इनके एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम सोडा भी दे सकते हैं, पिला सकते हैं। लेकिन इनसे बचने के लिए जरूरी होता है कि आप इस बीमारी का टीकाकरण करें। बाजार में ET रक्षा के नाम से टीका जो है उपलब्ध है। 2 ml त्वचा के नीचे, चमड़े के नीचे हम लगाते हैं और एक बार अगर हम लगा देते हैं
तो इस टीके से करीब 1 साल तक बीमारी से छुटकारा मिलता है। ज्यादातर ये टीका फरवरी माह में लगाया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि ये टीका एक बार लगाने के बाद दूसरा टीका 14 से 21 दिन पर अवश्य लगवाएं। ये टीका लगाने से बकरियों में रोग रोधक क्षमता बढ़ जाती है। तीसरा रोग है किसान भाइयों, खुरपका मुहपका। खुरपका मुहपका एक विषाणुओं से होने वाला रोग है। इसमें मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पैरों के बीच में जो क्लेफ्ट होता है उसमें भी छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाता है। मुंह में छाले पड़ जाने के कारण जानवर चारा नहीं खाता है और पैर में छाले पड़ जाने के कारण जानवर लंगड़ा के चलता है। एक पैर से भी लंगड़ा सकता है और चारों पैरों से भी लंगड़ा सकता है। इस बीमारी में जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि इस रोग के कारण बकरी पालकों को आर्थिक हानि बहुत होती है। बकरी में दूध का उत्पादन बिल्कुल घट जाता है। तो इसलिए ये जरूरी होता है कि इसका हम टीकाकरण करें। बाजार में FMD रक्षा के नाम से भी ये टीका उपलब्ध है। खुरपका मुहपका ओवैक के नाम से है। तो इसका 1 ml जो है मांस में लगाते हैं हम इंट्रामस्कुलर। इसको अगर लगा दें तो 1 साल तक बीमारी से छुटकारा मिल जाता है। एक बीमारी होती है बकरी चेचक। बकरी चेचक एक ऐसा रोग है जो कि बकरियों में पूरे शरीर पर चेचक के दाने छाले पड़ जाते हैं। जानवर को बुखार आता है, आँख लाल हो जाती है, उससे पानी आता है, नाक से पानी आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और इसमें भी बकरियों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती है। इसके लिए भी टीका बाज़ार में उपलब्ध है, बकरी चेचक का टीका। और 1 ml त्वचा के नीचे या चमड़े के नीचे अगर हम लगा देते हैं तो 1 साल तक इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, बकरियों के पेट में कई तरह के कीड़े हो जाते हैं जिसके कारण पशु काफी कमजोर हो जाते हैं और उनसे अधिक उत्पादन नहीं मिल पाता। तो इसके नियंत्रण के लिए क्या करें, आइए जानते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, बरसात आने से पहले और बरसात खत्म हो जाने के बाद 2 बार बकरियों में पेट के कीड़े मारने की दवा आप जरूर पिलाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप दवा बकरियों को पिला रहे हैं तो सुबह पिलाएं और खाली पेट पिलाएं। दवा पिलाने के बाद कम से कम 2 घंटे तक उनको दाना और पानी मत दें तो दवा का प्रभाव काफी अच्छा रहता है। दवाएं बाजार में बहुत सी उपलब्ध हैं, जैसे बेनमिंथ है, निलजान है, एल्बेंडाजाल है, फेनबेंडाजाल है, बहुत सी दवाएं हैं बाजार में। तो जो भी दवा बाजार में उपलब्ध हो, लेकिन डॉक्टर के निर्देशन में ही, पशु चिकित्सा अधिकारी के निर्देशन में आप दवा पिलाएं। एक बात का और भी ध्यान रखें कि जो दवा आपने बरसात से पहले जो है पिलाई है, उस दवा को बरसात के बाद मत पिलाएं। बरसात के बाद पिलाने वाली दवा को बदल दें, क्योंकि जब एक बार दवा ये पिला दी जाती है तो बकरियों में उसके खिलाफ रोग रोधक क्षमता पैदा हो जाती है। तो वही दवा अगर आप बरसात के बाद पिलाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने चने की बुआई देर से की थी, उनकी फसल में इस समय कुछ हानिकारक कीट और रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। अतः इस फसल को इन हानिकारक कीट और रोगों से कैसे बचाना है, इस विषय पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं डॉक्टर दीपक कुमार मिश्रा से। किसान भाइयों, प्रायः चने की खेती रबी में प्रमुख दलहनी फसलों के रूप में की जाती है, लेकिन किसान भाइयों प्रायः चने की खेती में कुछ प्रमुख बिंदु देखने में आते हैं जिनकी वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान होता है, जिसमें प्रमुख रूप से बीमारियों का प्रकोप। चने की प्रमुख बीमारियों में जो सर्वप्रथम बीमारी है वो है उकठा रोग। इसमें रोगी पौधों में ऊपर की पत्तियां और टहनियां मुरझा जाती हैं। धीरे धीरे पौधा मुरझाकर सूख जाता है। पत्तियां बहुधा सूखकर भूसे के रंग की हो जाती है। नए पौधे संक्रमित होने पर गिर जाते हैं। यदि भूमि में नमी हो और वातावरण का तापमान 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हो, तब यह रोग तेजी से फैलता है। हम उकठा रोग से नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को सलाह देना चाहते हैं कि वो रोग रोधी प्रजातियों का प्रयोग करें और इसके साथ ही साथ गर्मी के मौसम में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए। यदि संभव हो तो उन खेतों में जहां यह रोग पाया गया हो वहां 3 वर्षों तक चना की खेती ना करें। चना की अलसी या सरसों के साथ मिश्रित खेती करने से भी उकठा रोग के प्रकोप में कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त चने में एक प्रमुख बीमारी जो है वो आपकी झुलसा रोग की भी आती है, देखने को मिलती है। इसमें प्रायः पत्तियों में, फलियों पे चकत्ते नारंगी रंग से भूरे रंग के दिखने लगते हैं, जो कि बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा रूप ले लेते हैं और धीरे धीरे पूरा पौधा समाप्ति की तरफ हो जाता है। और जिन फलियों में ये झुलसा रोग लग जाता है उसमें दाने
भी नहीं बन पाते हैं। इसके रोकथाम हेतु खड़ी फसल में यदि 2 ग्राम मैंकोजेब प्रति लीटर पानी में मिला करके अगर हम छिड़काव करते हैं तो इस रोग से रोकथाम हमको देखने को मिलती है। ये तो प्रमुख रूप से रोग की बात हुई चने में। और जो प्रमुख कीट हमारा चने का है वो है हमारा फली भेदक कीट। चने की फसल को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाले कीटों में से एक है चने की सुंडी। इस कीट का प्रकोप शुरुआत में पत्तियों पर देखा जाता है और बाद में ये सुंडी फलियों में सुराख बनाकर दानों को खाती है, जिससे फलियां खोखली होकर सूखने लगती है। यदि आपने समय रहते इस कीट पर नियंत्रण नहीं किया तो इसके प्रकोप से फसल में 50 से 60% तक गिरावट देखने में आती है। तो कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? अगर इस कीट से नियंत्रण के लिए देखना हो तो हम किसान भाइयों को सलाह देंगे कि अपने खेत की निगरानी जरूर करें। और यदि 3 बाई 3 फीट के हिस्से में आपको एक पौधे में अगर 2 इसकी इल्ली हरे रंग की छोटी छोटी दिखाई पड़ती है तो आपको सतर्क हो जाने की आवश्यकता है। और एक नीम की निबौली का सत अगर किसान भाई 5% नीम की निबौली का सत बना करके प्रारंभिक रूप से ही फली बनने के समय से डालना शुरू करते हैं तो एक जैविक कीटनाशक के रूप में नीम की निबौली का सत बहुत अच्छा कारगर होता है। इसके उपरांत भी यदि अगर किसान भाई देखते हैं कि कीट की प्रबलता दिख रही है तो हमको क्यूनालफास 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से या मोनोक्रोटोफास इन दवाओं का प्रयोग करके हम इस कीट से बचाव प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, अपने हरियाणा में एक गांव ऐसा भी है जो पूरे साल भर मुनाफे की महक से सराबोर रहता है। ये महक उठती है खेतों में लहरा रही फूलों की फसल से। जी हां, कुरुक्षेत्र जिले के बीट सूजरा गांव के लोग विभिन्न फूलों की खेती करने लगे हैं। गांव में ही फूलों की मंडी लगाते हैं जिसे खरीदने के लिए दूर दूर से व्यापारी यहां आते हैं। और ऐसी अनोखी पहचान बनाने वाले इस गांव की सफलता जानने के लिए चलते हैं बीट सूजरा गांव। जहां तक नजर जाएगी आपको फूल ही फूल नजर आएंगे। यह है कुरुक्षेत्र जिले का बीट सूजरा गांव। पूरा गांव फूलों की खेती करता है। साल भर गांव में फूलों की महक बहती है और साथ में मुनाफे की लहर भी। कोई बड़ा जमींदार हो या छोटा काश्तकार, बीट सूजरा में सबके सब फूलों की खेती करते हैं। कई साल से ये सिलसिला चला रहा है। यहाँ गेंदा, जाफरी और गुलदावरी की सबसे ज्यादा खेती होती है। लोग अब इसे फूलों का गांव भी कहने लगे हैं, क्योंकि गांव की सीमा में घुसते ही फूलों की महक आने लगती है। गांव 1914 में पालम एयरपोर्ट के आसपास की जगह से उठाकर कुरुक्षेत्र के नजदीक यहाँ पे भेजा गया था। उस समय बहुत कम परिवार थे जो यहाँ पे आए और परिस्थितियाँ बिल्कुल प्रतिकूल थी, लोगों के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं थी, बंजर थी। उसके बाद लोगों ने अपने आप को संतुष्ट करते हुए उस भूमि को एक उपजाऊ जमीन में बदल दिया। अब यही जमीन है जो सोना उगल रही है। लोगों ने फूल की खेती की, अच्छा मुनाफा कमाया। अच्छा मुनाफा देखते हुए बड़े स्तर पर खेती आरंभ की गई। अब लगभग गांव का हर एक परिवार फूल की खेती से जुड़ा हुआ है। यहाँ के युवाओं ने भी फूलों की खेती को करियर के तौर पर चुन लिया है। अब ये सबसे बड़ा फूल उत्पादक गांव बन गया है। जब सीजन होता है तो मजदूरों की पूर्ति नहीं हो पाती है और आसपास के लगभग 5-6 गांव से भारी मात्रा में मजदूर यहाँ पर रोजगार की तलाश में आते हैं और अपनी
अच्छी रोजी रोटी इस व्यवसाय से निकालते हैं। बहुत से किसानों ने फूलों की खेती में किस्मत आजमाई, लेकिन मार्केटिंग की कमी में फूल मुरझाते रहे और किसानों का दिल टूटता रहा। अलबत्ता बीट सूजरा के लोगों ने इसकी भी काट निकाल ली। पूरा गांव ही फूलों की खेती में लग गया, तो मजबूरन अब व्यापारी ही इस गांव का रुख करने लगे। मसलन बीट सूजरा के लोग फूल लेकर मंडी नहीं जाते, बल्कि मंडी ही चलकर बीट सूजरा पहुंच गई है। 12, 13 रुपए जी, 25 जी, 25, 26 रुपए जी, 26, 27 रुपए जी, हाँ जी 28 रुपए जी। अब हर रोज शाम को बीट सूजरा में फूलों की मंडी लगती है। हरियाणा के साथ साथ दिल्ली और पंजाब के कई व्यापारी रोजाना बीट सूजरा में बोली देकर फूल खरीदते हैं। गांव के व्यापार की बात करें तो प्रति वर्ष करोड़ों की आमदनी गांव लेता है। जो व्यापारी हैं वो फूल खरीदने के लिए आते हैं, ट्रेनों के माध्यम से, बसों के माध्यम से, ट्रकों के माध्यम से फूलों को पंजाब, हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में, दिल्ली में, हिमाचल प्रदेश में, कभी कभी जम्मू में भी और इससे अलग स्थानों पर भी भेजा जाता है। इस गांव को एक मॉडल गांव के रूप में पेश कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि गांव को चाहे आप बसाने की बात करें, उसको एक नक्शे से बसाया गया है। आर्थिक विकास की वजह से गांव में खुशहाली भी आप देख सकते हैं। गांव के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं और अपने काम में हमेशा लगे रहते हैं। तो जागरूकता की वजह से मूलभूत सुविधाओं का भी बड़े अच्छे से अपने स्तर पर लोग उसको निकाल लेते हैं, अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। किसानों को सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है नकद भुगतान का। व्यापारी इस हाथ फूल खरीदते हैं और उस हाथ किसान को रोकड़ा थमाते हैं। कई दफा खेत में ही भुगतान कर दिया जाता है। लिहाजा ये फूलों का गांव अब मुनाफे की मिसाल बन गया है। हर एक किस्म का फूल होता है, गुलदावरी, जाफरी, ऑर्डर पे फूल बुकिंग हो जाती है यहाँ। ये हम बहुत फायदा हो रहा है हमारे को मंडी की इधर का। अच्छा फूल मिलता है, ये खरीदने के लिए आते हैं? हाँ जी अच्छा मिलता है। और कहीं नहीं मिलता आप लोगों को फूल हरियाणा में? बस दिल्ली का इधर कहीं नहीं मिलता, यही दिल्ली माजरे में मिलता है। तो हमने यहाँ गाँव में मंडी खोली है फूलों की। हर तरह के फूल आते हैं, गेंदा है, जाफरी है, व्हाइट फूल है, मार्केट चिट्टा जिसको बोल देते हैं। तो यहाँ तकरीबन 50-60 क्विंटल, 80 क्विंटल फूल आ जाता है। किसानों को मतलब किसान लेके आते हैं, तो व्यापारी भी आते हैं। बोली देके मतलब यहाँ पे फूल खरीदा जाता है। बाहर से भी व्यापारी आते, तो यहाँ बोली पे फूल बिकता है, मतलब किलो के हिसाब से। 1 किलो का जैसे 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, उसी हिसाब से जैसे सीजन के हिसाब से वो रेट लगता है। पेमेंट नकद होती है, किसानों की नकद पेमेंट होती है, व्यापारी अगले दिन दे देता है या 1-2 दिन के बाद दे देता है। हाँ, किसानों को बहुत फायदा हुआ है। अगर जो मतलब 1020 का फूल है तो 1020 ही मिलेंगे उसको। यहाँ गेंदा है, जाफरी है, स्टिक है, ये गुलदावरी है। ठीक ठाक आमदनी होती है? ठीक ठाक आमदनी हो रही है। एरिया में दिल्ली में भी सारा सप्लाई यहीं से ज्यादा कर रहा है। जी हमारा गाँव जो है बीट सूजरा नाम से जाना जाता है। और जिस टाइम हमारा गांव आया, यहाँ पे कुछ परिवार थे, 4-5 परिवार ही थे। तो जिस टाइम ये आया यहाँ पे बहुत जंगल था, बड़े बड़े पेड़ थे, डर लगता था। जैसे वो बताते हैं, हम उनसे सुनते हैं पुरानी अपनी बातें, वहाँ के आए हुए आने के बाद भी। तो अपनी मेहनत से यहाँ पे गांव बसाया, झोंपड़ी में रहना शुरू किया। उसके बाद मकान हुआ, खेती करने लगे धीरे धीरे। खेती के बारे में फिर ये, क्योंकि दिल्ली से हैं, सैनी बिरादरी से हैं, फूलों के बारे में जानते थे, इन्होंने अपना फूल लगाना यहाँ पे किया। गेंदा, जाफरी, मार्केट, ये कई तरह के हैं वैरायटी जो लगाते हैं। और तो इन्होंने किया, पहले दिल्ली सप्लाई करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे गांव का हमारा आमदन बढ़ती गई, नॉलेज होती गई, फूलों की खेती बढ़ती गई, तो हमारे गांव के जो युवा साथी हैं, जो व्यापारी हैं, काम करते हैं, उन्होंने अपने आप ही एक छोटी सी मंडी यहाँ पे लगाई। अब शाम को 5 बजे से 7 बजे तक हमारा फूल बिकता है गाँव में। तो जो बाहर से व्यापारी भी आते हैं, जैसे हमारे सालाना आमदन लगभग करोड़ों में है। और अब ये 100 साल के सेलिब्रेशन हम करेंगे। आगे और भी बहुत सी रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर।
अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बालसी, जिला पानीपत के कृषक रमेश कुमार ने। यह तितली मटर से चारा उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश कुमार जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। भारत 140 मिलियन टन वार्षिक दूध उत्पादन करके विश्व में नंबर 1 है, लेकिन हमारे पशुओं की दूध देने की क्षमता विदेशी पशुओं की तुलना में 50% कम है। हमें दूध उत्पादन बढ़ाना होगा। इसके लिए उत्तम नस्लों के साथ हरे चारे की कमी को दूर करना होगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने देश में हरे चारे की किल्लत को दूर करने के लिए फॉरेज म्यूजियम बनाया है, जिसमें विभिन्न तरह के तकरीबन 3 दर्जन वैरायटी की सदाबहार हरा चारे के बीज व रूटेड स्लिप तैयार की जा रही हैं। ये किस्में किसानों के लिए फायदेमंद रहेंगी। हमारे पास अभी देखा जाए तो करीब 40% हरे चारे की कमी है, यानी कि हमारी मांग ज़्यादा है और हम चारा दे नहीं पा रहे, जिससे हुआ क्या कि हमारे पशुओं की दूध उत्पादन करने की क्षमता कम है, यानी कि हम पशुओं से उतना दूध नहीं ले पा रहे जितना कि पशु देने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें चारे की सप्लाई भरपेट नहीं कर पा रहे, या भरपेट दे भी रहे हैं तो पोषक तत्वों वाला चारा नहीं दे पा रहे। आपने देखा होगा कि हम ज्वार, बाजरा, मक्का, नेपियर, गिन्नी घास खिला रहे हैं, लेकिन दूध कब बढ़ता है? जब हम प्रोटीन वाला चारा देंगे, जैसे बरसीम देंगे, रिजका देंगे, या क्लटेरिया देंगे, या लोबिया देंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसा ही एक चारा है जिसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई मटर, यानी कि तितली मटर बोलते हैं। इसका कुछ लोग अपराजिता भी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको क्लाइटोरिया बोलते हैं। ये एक बड़ा ही अच्छा चारा है जिसको कि आप अनउपजाऊ ज़मीन पे लगा सकते हैं, और इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो भी आपकी ज़मीन है, चाहे उसमें pH 5 हो, 6 हो, 7 हो, उस पे भी लगा सकते हैं। जहाँ पानी ज़्यादा ठहरता है वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है पौधा ये, और जहाँ पर सूखा पड़ता है वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है, यानी कि अधिक सर्दी को, अधिक बारिश को और अधिक सूखे को भी सहन करने की क्षमता इस पौधे में है। जहाँ वन चरागाह ज़मीन है वहाँ भी अन्य घासों के साथ इस फसल को लगाया जा सकता है। इन किस्मों का चारा उगाने से पशुओं को भी हर मौसम में हर चारा उपलब्ध हो सकेगा, जिससे देश के दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। NDRI के वैज्ञानिक डॉक्टर BS मीणा ने देश भर से हरे चारे की बहुवर्षीय विभिन्न वैरायटियों को खोजकर इनका बीज तैयार करने का काम किया है। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि इसको जो सिंचित क्षेत्र है या किसान भाई जहाँ जमीन तैयार है वहाँ कैसे लगाएं। इसका लगाने का बड़ा आसान तरीका है। सबसे पहले जो हमें आवश्यक न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताता हूँ। इसको लगाने के लिए हमें 200 से 250 क्विंटल सड़ी हुई गोबर खाद खेत में मिलानी है। उसके बाद जो खड़ी फसल में हम इसमें 25 किलो नाइट्रोजन, 150 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटास डाल देते हैं, जिससे कि अच्छी बढ़वार हो सके। और लगाने का तरीका ये है, जब किसान भाई के पास पानी की सुविधा है तो फरवरी मार्च में लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी भी 50 सेंटीमीटर रखते हैं। जहाँ पर कि पानी की सुविधा नहीं है, ऐसी जगह पर हम जून के लास्ट में या बारिश से हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है, जब हवा में नमी मौजूद रहे तब हम इसको खेत में लगा सकते हैं। एक बार लगाने के बाद इसको करीब बारिश के मौसम में पानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि सूखा पड़ रहा है तो करीब 25 दिन के अंतराल पर इसमें पानी देते रहना चाहिए। डॉक्टर BS मीणा ने घास कीटों की जानकारी देते हुए बताया, भारतवर्ष में लगभग सभी प्रांतों में इसकी पैदावार होती है। और जैसे ही लगाते हैं, लगाने के करीब 45 दिन बाद इसमें
कटाई लायक चारा पैदा हो जाता है। ये एक तरह से बेल वाला पौधा है, जैसे लोबिया की बेल बनती है ऐसे ही इसकी लोबिया की तरह ही बेल चढ़ती है। 1 साल तक लगातार कटाई बीच में करते रहे हम, तकरीबन 300 टन हम इससे शुष्क पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। शुष्क का मतलब ये है कि जब हम इसको सुखा लेते हैं और उसका वजन करें 300 टन तक 1 साल में हम ले सकते हैं। और मैंने बताया कि प्रोटीन इसमें 20 से 24% होती है। इसकी जो फली है वो मटर जैसी दिखती है और एक फली में आमतौर पर 10 से 12 दाने आ जाते हैं। उनको आप इकट्ठा कर लें और जैसे ही वो समय आए उनको हम बो सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। 56 कद्दू से अच्छी उपज लेने के लिए उचित प्रबंधन, एक सफल किसान का सुझाव। सरसों की फसल को हानि पहुंचाने वाले रोग और कीटों की रोकथाम। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी हरियाणा हिमाचल प्रदेश, आमोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata@hp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।